ठीक है ना। हमारा पार्ट नंबर हमारा क्या था, ये थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अनुच्छेद क्या है इसके, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, अरे अरे फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक है ना, 35 तक है। ठीक है, हमने ये बात बोली थी कि हमारे भारतीय संविधान में भाग नंबर 3 के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, 6 है ना। पहले कितने थे, 7 हुआ करते थे। इनमें से जो एक माइनस हुआ वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसमें से माइनस हुआ, हटाया गया। और इसी संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, हाँ, क्वेश्चन पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को कौन से अनुच्छेद में रखा गया था पहले, ये हटा, सुनो, अनुच्छेद नंबर 31 में आता था ये, ठीक है जी। और आज वर्तमान में कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, 300A के अंदर आता है। और आज इसे कौन सा अधिकार बनाया हुआ है, कानूनी अधिकार बनाया हुआ है। और ये पहले कौन सा अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था। आपका एक क्वेश्चन था कि ये एक संवैधानिक अधिकार है नहीं अभी, तो संवैधानिक अधिकार अभी है ये, है ना, क्योंकि जिसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है वो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है जी, तो यहां तक हमने करा 6 फंडामेंटल राइट्स आज हमारे वर्तमान भारतीय संविधान के अंदर है। सबसे पहला समानता का अधिकार है, पता ही है, समानता का अधिकार। ठीक है जी, ये जो समानता का अधिकार है इसके आर्टिकल्स कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है जी, उसके बाद नंबर सेकंड पर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर क्या है इसके, 19 to 22। ठीक है जी, नंबर थर्ड पर क्या है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है जी, ये जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है, 23 से लेके 24 तक आता है। ठीक है जी, 24 तक। यहां पर ध्यान रखेंगे, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। नंबर 4 पर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है हमारा, 25 से लेकर 28 तक है, ये हमने ध्यान रखना है। राइट टू रिलीजन फ्रीडम, है ना। तो नंबर नेक्स्ट है हमारा 5वें पर, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल नंबर क्या है हमारा, 29 से लेकर 30 तक है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जो संवैधानिक उपचार है इसका अधिकार कौन, मतलब कौन से आर्टिकल के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर है। ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहलाता है, तो आर्टिकल नंबर हमारा 32 कहलाता है। ठीक है, यहां तक हमने किया। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो समानता के अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं। तो समानता के अधिकार के आर्टिकल नंबर अगर मैं बात करूं, 14वां आर्टिकल क्या है हमारा, 14th आर्टिकल। पहले तो मैंने आपको 12वां आर्टिकल बताया था, अनुच्छेद नंबर 12 क्या है, अनुच्छेद नंबर 12 क्या है, राज्य की परिभाषा है। ठीक है जी, मौलिक अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे या फिर उनका अतिक्रमण करे वैसा कानून नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे जो फंडामेंटल राइट जो नागरिकों को दिए गए हैं वो 14 से स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद नंबर 14 से स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता।
मतलब कानून के समक्ष सभी एक इक्वल होंगे, है ना, राइट टू इक्वल बिफोर लॉ, है ना, या एक हम लोग ये कह सकते हैं तो विधि के समक्ष समानता जो है हमारी, के सभी कानून के समक्ष एक समान होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री है, चाहे आम नागरिक है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक उन्हें ऐसी कोई सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस समय वो पद से हट सकते हैं तो तब उन्हें वही नॉर्मल सजा या वही उनके लिए कानून अप्लाई होगा जो एक आम नागरिकों के लिए होता है। समझ रहे मेरी बात? आप मुझे एक आंसर देंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के, सुनो, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है उसे उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है? आर्टिकल नंबर 61 है ना? तो ध्यान रखें ये वाली सारी। अनुच्छेद नंबर 15 क्या कह रहा है? लिंग, जाति, धर्म है ना, एवं जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा होता है कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, धर्म, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं बर्थ ऑफ प्लेस को लेकर, उन सब का क्या किया गया? एबोलिस्ट किया गया, उनको हटाया गया या उनको निषेध किया गया। उसके बाद हमारा आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता हम लोग ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मैटर जो हमारा है रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित लोक नियोजन में अवसर की समानता है। ठीक है, हमने बताया, इसका एग्जांपल भी दिया कि ठीक है आज के टाइम में लड़कियों के लिए कुछ सुविधा दी जाती है कि हाँ फीस में हो गया, रिलैक्सेशन दिया जाता है, किसी भी मार्क्स को लेकर दिया जाता है, या फिर किस कास्ट को लेकर दिया जाता है, फिर एडमिशन के लेकर किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के अंदर, ये सब कुछ जो होता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर हमारा क्या है? 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसके अंदर आता है। ठीक है, बहुत सारे भारत के अंदर आज भी ये चीजें चल रही है, अस्पृश्यता होती है, तो अस्पृश्यता का अंत करता है आर्टिकल नंबर 17। कई बार क्वेश्चन भी आता है हमारे पेपर में। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है जी, उपाधियों का अंत, है ना, यहां पर क्या किया गया है? एबोलिस्ट किया गया है किसको? टाइटल्स को। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि किन को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया? किन दो क्षेत्रों को छोड़कर? शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र को छोड़कर इन दो ही क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, तो उसके अलावा नहीं दी जा सकती है, कोई नहीं ले सकता है। जैसे कोई भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, कोई भी इंडिया के सबसे बड़े हम लोग कह सकते हैं लीडर्स होते हैं, वो उपाधि नहीं ले सकते क्योंकि उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था? नहीं, सुल्तान की उपाधि, जी नहीं, भारत के अंदर आने वाला पहला तुर्की अटैक जो हुआ था, फर्स्ट टर्की इन्वेजन जो हुआ था इंडिया में, तो वो किसने किया था? और वही पहली ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मैंने कहा कि पहला तुर्की आक्रमण इंडिया पे हुआ था, वो किसने करा था? हाँ, गोरी नहीं, महमूद गजनबी। आपने सुना होगा महमूद गजनबी 1000 ईस्वी के अंदर आया। ठीक है जी, उसके 1001 ईस्वी में उसका पहला सफल आक्रमण रहा है, और यही वो व्यक्ति था जो पहला तुर्की आक्रमण था इंडिया पे, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी कौन सा था इंडिया के अंदर? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी गजनी से आया था, जो एक सुबुक्तगीन का लड़का था, और गजनी साम्राज्य का संस्थापक था अलप्तगीन। सुना होगा आपने कभी, है? नहीं सुना? और मोहम्मद गोरी दूसरा शासक था जो तुर्की से इंडिया में आया था। टर्की का जो आक्रमण हुआ इंडिया में, वो दूसरा शासक कौन सा था? मोहम्मद गोरी। पहला वाला कौन सा था? महमूद गजनबी। और पहला जो मुस्लिम आक्रमण इंडिया में हुआ था वो किसने किया था? पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया इंडिया में? अरे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया। पढ़ाया था ना शायद हमने।
कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क से था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है ना। तो मोहम्मद गोरी भी तुर्क से था, ठीक है ना। और तुर्की वाले जो थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और हम लोग ये कहते हैं कि जो दिल्ली में अपना शासन जिन्होंने किया, सल्तनत बनाई, तभी तो हम लोग कहते हैं सल्तनत, मतलब सुल्तानों की सल्तनत दिल्ली है जो आती है ना, तो दिल्ली सल्तनत आती है हमारी। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक कौन था इंडिया में? बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक बाबर बादशाह हैं। उसके बाद क्या है कि फिर तो सभी को क्या कह रहे हैं, बादशाह कह रहे थे भाई, मुगलों को बादशाह कह रहे थे, दिल्ली सल्तनत वालों को क्या कह रहे हैं, सुल्तान कह रहे थे। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो टाइटल ले लिया जाता था पहले बड़े, मतलब कोई राजाओं के द्वारा इत्यादि सभी लोगों के द्वारा, तो भारत एक स्वतंत्र है, डेमोक्रेट है, मतलब हम लोग कह सकते हैं लोकतांत्रिक है। और इसके अंदर ऐसा आर्टिकल जो उपाधियों का अंत करता है वो आर्टिकल नंबर हमारा 18 है, ठीक है। हाँ, हो सकती है, अभी अलग अलग कानून है, जिस तरीके से अलग देशों का अलग कानून है, वहाँ उपाधि चलती हो, या फिर इंडिया के अंदर तो उपाधि नहीं है, क्योंकि ये समानता नहीं दर्शा, ये असमानता दर्शाता है। भाई किसी ने उपाधि ले ली तो वो एक बड़ा टाइटल किसी के पास है तो वो अलग ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक आम नागरिक, आम जनता अलग दिखाई दे रही है, तो वो एक असमानता निर्धारित कर रहा है, इसलिए उपाधियों का अंत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये तो आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अरे हाँ, अकबरदित्य ने दी थी, है ना, ये हमने ध्यान रखना है। और कब दी गई थी? ये दी गई थी 1830 में, 1830 में। चलो यहां तक हो गया। अब बात आती है हमारी, ये तो वो आर्टिकल्स है जो समानता से संबंधित है ना, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18। अब बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो सेकंड नंबर का राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नागरिकों के लिए, तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे नंबर का है। और इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है जी। अब हमने एक बात बोली आपको कि आर्टिकल नंबर 19 इतना इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आ जाता है। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 19 है, जिसे अनुच्छेद नंबर 19 को हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों की रीढ़ की हड्डी, ठीक है जी, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। तो ये कहा जाता है आर्टिकल नंबर 19 को। और आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ही हमारे 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे मतलब आर्टिकल नंबर 19 के अंदर दी गई है, ठीक है। तो पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी, आज वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे किसके अंदर? अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर, ठीक है। अब वो किस प्रकार की स्वतंत्रता है वो हम लोग डिस्कस कर ले। पहले 19 फर्स्ट के अंदर क्या है? 19 फर्स्ट के अंदर 19 एक के अंदर हमारा क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल है 19(1), ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट है हमारा। वाक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग कहीं पर जाके स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा बोलना होता है। किसी के सरकार के मतलब हम लोग विज्ञप्ति दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं इत्यादि, हम लोगों को राइट है। सरकार के हम लोग पक्ष में विपक्ष में बोल सकते हैं, ये हमारा बोलने का अधिकार दे रहा है आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट। अभिव्यक्त का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीजों को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग धरना देते हैं, स्लोगन लेके जा रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी का फोटो, किसी का कार्टून दर्शा दिया जाता है, ठीक है। हम लोग ये कह रहे हैं कोई नाट्य प्रस्तुत करके किसी को प्रस्तुत किया, मतलब किसी को दिखाया जा रहा है या किसी को व्यक्त किया जा रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं किसी का पुतला जला दिया जाता है, ठीक है, किसी ओरिजिनल आदमी को थोड़ा ना जा रहा है। अगर हम लोग कह रहे हैं किसी सरकार का पुतला जलाया जा रहा है या फिर किसी आयोग का पुतला जलाया जा रहा है, वो हम लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रदर्शन के दौरान अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं।
तो ये चीजें हमारी अभिव्यक्ति और वाक मतलब बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी हमें देता है आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट। ठीक है जी। उसके बाद 19 हमारा सेकंड क्या है, 19 सेकंड सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की, राइट टू असेंबल। ठीक है, हम लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होना ही सभा कहला रहा है। हमने ये कहा आपको पहले वाक और अभिव्यक्ति हुई, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लास के अंदर हम लोग हैं, किसी के हमने कहा कि हमारा रिजल्ट नहीं आया अभी या फिर हम लोग कह रहे हैं कोई विज्ञप्ति लेट हो रही है। हमने क्या कहा कि हमने बोला, अभिव्यक्त किया कुछ चीजें लोगों ने मिलकर, और फिर लोगों ने मिलकर एक क्या बनाई, सभा बना दी। फिर सभा के बाद उस सभा का नामकरण दे दिया हमने, उस सभा का नामकरण दिया। और जब भी किसी सभा का किसी भी संगठन का नाम हम लोग देते हैं, मतलब किसी भी ग्रुप का हम लोग नाम देते हैं, उसे कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, या फिर उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर उसे हम लोग संघ कहते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे नंबर 3 पे क्या आएगी, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है जी, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद नंबर 19 हमारा ये क्या कह रहा है, 19(3) हमें ये कहता है कि संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। एक बहुत सारे आज के टाइम में संगठन बने हों, ठीक है, चाहे छात्र संगठन बना हुआ, कोई एबीवीपी बना हुआ इत्यादि, कोई लेके धार्मिक को लेकर कोई संगठन बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संगठन बने हुए वो हमें संगठन बनाने की आजादी कौन सा आर्टिकल हमें दे रहा है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हम लोग इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन, है ना। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है हमारा 19(4). ये क्या कह रहा है हमें, है भारत में घूमने की स्वतंत्रता, या भारतीय राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता हमें दी जा रही है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है 19(5). हैं जी, हाँ, भारतीय राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता, तो ध्यान रखेंगे कि भारत का कोई भी नागरिक किसी राज्य के अंदर जाकर बस सकता है। उस राज्य की अपनी खुद के कानून होते हैं, वो अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं उस कानून के आधार पर हम लोग किसी राज्य में आसानी से बस सकते हैं। तो ये भी हमें भारतीय संविधान आजादी देता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू रेजिडेंस एंड सेटल ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा 19(6). ठीक है ना, ये वैसे 7th हुआ करता था, 6 नंबर पे संपत्ति का अधिकार था जो हट गया। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता भी थी 19 के अंदर ही। ठीक है ना, मैंने कहा कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता इसके अंदर थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद नंबर 19 में। ये हमें क्या कहता है, भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है जी, तो हम लोग ध्यान रखेंगे राइट टू एनी प्रोफेशन, राइट टू एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस।
हाँ जी, तो व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या कह रहे हो? सातवीं नहीं थी, वो छठी थी। 7वें नंबर पे तो यही था, वो था संपत्ति के अधिकार वाला। वो आर्टिकल नंबर 31 में भी था और वो इसके अंदर भी है उसके। हाँ, संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता। हाँ, बस ये अपने ध्यान रखना, फिलहाल तो 6 ही है, लेकिन संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता भी 19 में के अंदर आती थी, जो आज नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जब से हटा दिया गया था तो वो इसमें से भी हट गया। तो ये आर्टिकल नंबर 19 हमें ध्यान रखना है, इसको याद कर लो थोड़ा सा। जब हम लोग किसी भी राज्य क्षेत्र में जाते हैं, हम लोगों को राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दी गई है? किसी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता 19 के अंदर दी। जब हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो वहां हम लोग बसेंगे भी, तो कहीं जाके कहीं रहना भी तो होगा। तो उससे अगला आर्टिकल 19 जो हमारा 5th है, वो क्या कह रहा है कि वहां पर बसने की या फिर मकान लेना, जो भी इत्यादि हम लोग रह सकते हैं, रहने की स्वतंत्रता है। उसके बाद हम लोग अगर रहेंगे वहां पर, तो हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार या फिर बिजनेस तो करना पड़ेगा, कोई कामकाज तो करना पड़ेगा। तो वही कामकाज या व्यापार करने की जो स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, वो इससे अगले आर्टिकल में। ठीक है, तो पहले 3 आर्टिकल जो है वो तीनों सेम है। वाक और अभिव्यक्ति करी, फिर हमने सभा बनाई, फिर सभा करी, फिर उसके बाद संगठन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उसके बाद हमने कह रहे हैं कि भारतीय राज्य क्षेत्र में जब हम लोग घूमने जा रहे हैं, उसके बाद वहां हम लोग सेटल हो रहे हैं, रहना कर रहे हैं, उसके बाद रहते हुए हमें अपने आजीविका भी चलानी है, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो बिजनेस ट्रेड इत्यादि हम लोग व्यवसाय करें। तो ये चीज हमने ध्यान रखना है। ओके, आर्टिकल नंबर 20 है ना, क्या कह रहा है हमें अनुच्छेद नंबर 20, वो हम लोग डिस्कस कर लें। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 20 लिखे हम लोग इसको जरा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, इसे हम लोग इंग्लिश में लिख लो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब अपराध जो किया गया उसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है हमें आर्टिकल? हाँ जी, मतलब जो हम अपराध करते हैं उसमें दोष सिद्धि में संरक्षण है, कि हमें किस प्रकार से दोष मिल सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, देखो गिरफ्तारी में संरक्षण अलग है, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि में, गिरफ्तारी में आएगा 22वें आर्टिकल के अंदर। नंबर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद नंबर 21। ठीक है, 21, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो, अपने प्राणों की स्वतंत्रता हमें है, दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि सबका अपना अधिकार होता है, कि हम लोग किसी की जान नहीं ले सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, किसी के साथ में मतलब सबकी दैहिक स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर इसी आर्टिकल के अंदर ये भी आता है कि अगर हम लोग अपनी भी हत्या करने की कोशिश करेंगे तो वो भी अपराध है। ठीक है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है कि सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि प्राण जो होते हैं वो हम लोग अपने भी हमारे नहीं है, मतलब। ठीक है, तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो दी गई है इसके अंदर है, और एक दैहिक स्वतंत्रता इसमें पर्सनल लिबर्टी, ये पर्सनल लिबर्टी कहला रही है हमारी। इसी के अंदर हमारी, आपने कभी सुना होगा निजता, निजता का अधिकार सुना है? हाँ, राइट टू प्राइवेसी है ना। तो राइट टू प्राइवेसी जो हमारी आई थी वो 2017 में आई,
एक नया एक राइट टू प्राइवेसी, एक हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निजता का अधिकार बनाया गया, और उस निजता के अधिकार को भी किस आर्टिकल में जोड़ा गया? फिर आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही आया था। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग निजता का अधिकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। निजता के अधिकार को 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है जी, लिख लिया हमने। तो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है ना, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, किसी की प्राइवेसी को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा, मतलब आर्टिकल क्या है, ये हमारा अधिकार आया था 2017 के अंदर। अब आर्टिकल नंबर हमारा इसी के अंदर, सुनो मेरी बात, यहां पर क्या है कि सरकार का पूरा अधिकार है कि प्राणों की रक्षा करेंगे वो भारत के अंदर या भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की प्राणों की रक्षा करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने प्राणों की तो रक्षा कर दी। अब एक भ्रूण होता है, माता के शरीर में भ्रूण होता है, या जिस समय माता प्रेग्नेंट होती है तो उस समय राज्य सरकार या फिर कोई भी सरकार जो होती है वो पोषण देती है, बच्चे को संरक्षित रखने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए पूरा प्रयास करती है। माता के लिए भी अलग से पोषण आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो गया, 6 साल का हो गया, 6 साल तक भी टीकाकरण हो रहा है उसका, चाहे पोलियो प्लस पिलाई जा रही है, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सारी टीकाकरण किया जा रहा है, दवाइयां फ्री में दी जाती है सरकार के द्वारा, समझ रहे। अब जैसे ही बच्चा 6 साल से लेकर आगे 14 साल तक का होगा, तो उसके बीच में अगर उसे शिक्षा नहीं दी गई तो तब भी उसकी दैहिक स्वतंत्रता उसे नहीं मिल पाई है। क्योंकि अब अभी ये है कि अगर उसके पास में कोई संपत्ति है, उसको नॉलेज नहीं है, मतलब कि कहाँ पर क्या चीज होनी है क्या नहीं होना है, तो उसमें क्या किया गया, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता नहीं हो पाएगी, मतलब उसे वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। पता लगा उसकी स्वतंत्रता को उसे किसने छीन लिया, उसकी प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक आर्टिकल ऐसा था जो इसके अंदर जोड़ा गया कि एक जरूरी या कंपलसरी रहेगा कि अगर हम लोग बच्चे को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देंगे, है ना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देंगे, तो वो एक अधिकार ऐसा हो जाएगा कि जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनका अधिकार होगा शिक्षा ग्रहण करने का। ठीक है, उन्हें शिक्षा से कोई वंचित नहीं करेगा। वो आर्टिकल नंबर इसके अंदर जोड़ा गया था। लिख लेंगे हम लोग, अनुच्छेद नंबर 21 क्या है, 21A। लिख लेंगे हम लोग, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, लिख लिया हमने। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 21 के बाद 22। गिरफ्तारी के संरक्षण में, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण लिखेंगे। आर्टिकल नंबर हमारा 22 है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है जी, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है आर्टिकल नंबर 22 में, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। देख लिया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखो, गिरफ्तारी में संरक्षण मिलता है कि हम लोग ये कहते हैं कि वैसे तो अपराध 2 तरीके के होते हैं, एक सघन्य अपराध और एक असघन्य अपराध, है ना। सघन्य अपराध किसी का मर्डर कर दिया, रेप इत्यादि सारी घटनाएं जो होती है एक बड़े अपराधों के अंदर आती है, और एक ऐसी घटना जो नॉर्मल चोरी डकैती इत्यादि है वो असघन्य अपराध के अंदर आ जाती है, नॉर्मल। तो जहां पर एक इस प्रकार से सघन्य अपराध होते हैं तो वहां में
अगर कोई वारंट नहीं भी दिखा रहे हैं पुलिस वाले, तो तब भी वो डायरेक्ट गिरफ्तार करके ले जाएंगे। नहीं तो उससे पहले क्या होता है कि वो वारंट दिखाते हैं कि आपके खिलाफ में ये रिपोर्ट, इस तरीके से सब कुछ होता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाया गया कि हमारा एक गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण दिया गया। फिर उसके बाद जब कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उसके अभी कितने टाइम तक वो हमें जेल में रखेगा, है ना, कितने समय तक, तो 24 घंटे के अंतराल में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, समझ रहे। उसे लंबे समय के लिए वो जेल के अंदर या फिर थाने के अंदर या फिर अपने पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकता, उसे मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी आर्टिकल नंबर इसी में 22 के अंदर दिखाई है, गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण। मतलब हमारी स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता। कोई गिरफ्तार करके ले गया हमें, भाई उसके बाद हमें कहीं फैसला सुनाने के लिए तो कोर्ट में ले जाना पड़ेगा ना, कि हम लोग सही है या गलत है। तो ऐसे नहीं कि पुलिस वाले अपने पास रख के उसके साथ मारपीट करेंगे, जबरदस्ती कुछ करेंगे, तो उसकी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हो, ठीक है। ये क्योंकि स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है सारे। यहां पर अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण है। जब कोई अपराध करता है व्यक्ति, जैसे किसी ने 2004 में अपराध किया था और उसे सजा 2016 में हुई है, तो इसका मतलब 16 में जाकर अगर चीजें चेंज हो गई, कानून चेंज हो गया, तो वो कानून हमारा उस व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होगा जिसने 2004 में अपराध किया था और उसकी जो एक गिरफ्तारी हुई थी वो 2004 में हुई थी। अगर उसे सजा 2016 में मिल रही है तो 2004 के आधार पर ही मिलेगी। जो 2004 में कानून बना होगा तो उस आधार पर ही उसे सजा मिलेगी 2016 में। ऐसा नहीं है कि अगर उसे 2022 या 23 में सजा हो रही है 2004 के अपराध के लिए, तो अभी चीजें चेंज हो चुकी है तो 22-23 वाले अपराध उसके ऊपर लगेंगे। उसे उस टाइम के अपराध लगाए जाएंगे जिस समय वो, मतलब कानून लगाए जाएंगे उसके ऊपर जिस समय उसने अपराध किया था 2004 में, समझ रहे आप। तो इस तरीके से अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण है। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध कर लेता है तो एक अपराध के लिए एक सजा होगी, मतलब एक अपराध के लिए उसे बार बार सजा नहीं दी जा सकती, समझ रहे मेरी बात को। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भाई कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिसको अलग अलग चीजों के लिए जेल भेजा जाता है कि 5 साल के लिए उसने ये वाला काम किया था, उसको लिए जेल गया, फिर 2 साल के लिए किसी और चीज के लिए गया, तो उसने वो काम ऐसे करे होंगे। जैसे हम लोग ये कहते हैं लालू प्रसाद यादव है तो उनको अलग अलग बार में सजा मिलती रहती है, किसी अलग अलग अपराध के लिए सजा मिली है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक अपराध किया था और उसी अपराध के लिए उन्हें बार बार जेल भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कि अपराधों के लिए भी 2 सिद्धि में संरक्षण दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करेगा तो उसके लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। अगर उसने 4 अपराध किए तो 4 सजा होगी, तो वो चीज हो जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने अभी एक बार अपराध किया है और उसे बार बार पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, वो भी गलत है। मतलब उसके ऊपर एक इस तरीके से एक बार उसने अपराध किया, पता लगा भाई उसी को पकड़ लिया, फिर दोबारा से फिर उस गांव में या उस गांव में चोरी हुई या कुछ भी हुआ, फिर उसी व्यक्ति पर मतलब उन्होंने शिकंजा कस लिया जाके, तो वो चीजें नहीं हो पाती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध करेगा तो उसे एक बार की सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि उसे बार बार पकड़ लिया जाए और उसे बार बार दोबारा से जेल में बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर हमारा 22 ये कह रहा है, 23 क्या है, देखो 22 तक ही था ना हमारा इसमें, ठीक है जी। ये स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर हमारी 23। पहले तो ये है कि तीसरे नंबर का एक अधिकार है हमारा, कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। आर्टिकल क्या है इसके, 23 से 24 है। अनुच्छेद नंबर 23 लिखेंगे हम लोग, क्या है अनुच्छेद नंबर 23, मानव के खरीद और विक्रय पर रोक, मानव के खरीद एवं विक्रय पर रोक, क्रय विक्रय है पर रोक। हम लोग लिख सकते हैं इसे इंग्लिश में, प्रोहिबिशन ऑफ प्रॉफिट इन ह्यूमन बींग्स। लिख लिया हमने, लिख लिया, लिख लो इसको, प्रोहिबिशन ऑफ प्रॉफिट इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर, जबरन कार्य कराने पर भी रोक है, ठीक है। फोर्स्ड
लेबर, जबरन कार्य कराने पर भी रोक है। ध्यान रखेंगे, ये वाला आर्टिकल हमें ये कह रहा है। अब सुनो बात, मानव के अंदर सभी आगे, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, ठीक है, ये तीनों आगे इसके अंदर। स्त्री को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उस पर भी रोक है। पुरुष को बेचा जाता, खरीदा जाता। अब आप कहोगे जी पुरुष को क्या करेंगे खरीद के बेच के, हैं? हाँ ठीक है। यहां पर ये आ गया बात कि काम कराने के लिए किसी व्यक्ति को जबरन पैसे दिए थे कि 1 साल के लिए हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं और आपको हमने रख लिया है। अब उसके बाद उन्होंने उससे जबरन काम करा रहे हैं सही ढंग से, जिस तरीके से पहले अंग्रेज लोग हुआ करते थे, 14 घंटे कार्य करा रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तक कार्य करा रहे हैं, ना उन्हें छुट्टी मिल रही है, ना खाने के लिए सही ढंग से मतलब एक टाइम मिल पा रहा है। तो वो चीजें इंडिया में नहीं होगी, स्वतंत्र भारत के अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि पुरुष अगर काम कर रहा है तो वो अपनी इच्छा पर कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि उसे 1 साल के लिए किसी ने बांध लिया और जबरन उससे कोई कार्य कराया गया। फिर उसके बाद ये भी होता है अगर पुरुष सही ढंग से कार्य नहीं कर पाया, उसके हाथ कट गया, बहुत सारे ऐसे आज के टाइम में लोग भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी है सहारनपुर में, कि किसी के यहाँ काम करते थे वो लोग, मतलब कोई बिहारी था और वो लड़का यहीं पे पढ़ता था हमारे यहाँ, तो वो कह रहा था जी हमारे यहाँ जो काम करता है मजदूर बिहारी है कोई, तो मशीन में उसका हाथ कट गया जब काम कर रहा होगा कुछ, तो अब जब मशीन में हाथ कटा, चलो ट्रीटमेंट तो वही करा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके बच्चों को बुला दिया काम कराने के लिए कि भाई घर पे तो काम कराना ही है, जब हमने इन्हें पैसे दे रखे इनके घर पे। तो यहाँ क्या हुआ कि जबरन उन्होंने क्या करा, उनके बच्चों को बुलाया और उनके बच्चों से काम कराना शुरू कर दिया। तो ये फोर्सली काम कराया जा रहा है। पैसे तो चलो आते जाते वो तो बाद में अरेंज हो जाएंगे, जब उसका हाथ कट गया तो दिक्कत थी। अब यहाँ क्या है कि बच्चों का भी ऐसा होता है कि बच्चों से जबरन कार्य कराया जाता है किसी भी जगह पर, कारखाने इत्यादि जगह पर, या बच्चों को बेच लिया जाता है, खरीद लिया जाता है। तो उन सब पर यहाँ पर क्रय विक्रय पर रोक लगाई है आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, समझ रहे आप बात को? चलो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। ये अनुच्छेद हमें क्या कहते हैं? हाँ, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनको किसी फैक्ट्री, कारखाने आदि में कार्य करने पर रोक, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग। हाँ, बाल श्रम पर रोक लिख लेंगे। बाल श्रम का मतलब ये, बाल हमारा 14 वर्ष तक के बच्चों की बात आ रही है। बाल श्रम पर रोक, ठीक है। ये हम लोग ये कह सकते हैं कि बच्चों को फैक्ट्री या कारखाने आदि में काम करने से रोका जाए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस आदि, मतलब जो भी हमारे कारखाने, खाने इत्यादि होती हैं, ठीक है। तो यहां पर रोक लगाई गई है, बाल श्रम पर रोक है आर्टिकल नंबर 14 में। तो ये भी एक शोषण के विरुद्ध है, अधिकार है कि शोषण ना किया जाए बच्चों का, ठीक है। अपने घर पे अपने कार्य कर रहे हो, ठीक है, खेती करने वाले जो माँ बाप होते हैं तो उनका बच्चा तो खेती में लगेगा ही, चलो वो तो अलग बात होगी। किसी का दुकान पे काम कर रहा है, क्योंकि जिसकी मम्मी पापा की दुकान है तो वो दुकान पे काम कर रहा है, तो इत्यादि बच्चा तो करता रहता है। लेकिन अगर एक हानिकारक जगह पर उसे भेजा जाए और उससे काम करा जाए तो उस पर रोक लगाई गई आर्टिकल नंबर 24 में। अब बात ये आ जाती है कि ये तो हमारा तीसरे नंबर का एक मौलिक अधिकार था। चौथे नंबर का मौलिक अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें क्या कह रहा है? रिलीजन फ्रीडम, ठीक है ना। तो राइट टू रिलीजन फ्रीडम, ये हमें क्या कह रहा है? इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है? 25 to 28, 25 से 28 तक इसमें हम लोग लिख लेंगे। 25वां अनुच्छेद लिखें, आर्टिकल नंबर 25, धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार और आचरण करने की स्वतंत्रता।
धर्म को अबाध रूप से मानने, मतलब किसी को ऐसे अपने धर्म को मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। इंग्लिश में हम लोग इसको लिख भी सकते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड लिख लिया, प्रैक्टिस एंड रिलीजन लिख लेंगे बस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखें कि धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, हम लोग धर्म का प्रचार भी करते हैं, धर्म का आचरण भी कर रहे हैं हम लोग, और उसको मानते भी है। देखो, धर्म को मानना एक अलग चीज है, धर्म को स्वीकार करना एक अलग चीज है कि हम लोग किसी धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, हमें पूरी आजादी है कि हम लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को जबरन धर्मांतरण कराया जाए तो वो अपराध है। धर्म अपने आप स्वीकार करना सही है, लेकिन धर्म को हम लोग जबरन अपनाते हैं या फिर अपनाने के लिए कहते हैं, वो अपराध हो जाएगा। समझ रहे? तो आर्टिकल नंबर नेक्स्ट लिखेंगे 26, अनुच्छेद नंबर 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब यह है कि हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने धार्मिक कार्यों के लिए, कोई समिति बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर। ठीक है जी। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें दी गई है इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल नंबर 27 क्या कह रहा है हमें? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, कर न देने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है कि टैक्स में फ्री किया गया है कुछ विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, उसके कार्य को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए। लिख लिया हमने आर्टिकल नंबर 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि मतलब टैक्स फ्री कर सकते हैं एक स्पेशल रिलीजियस को। ठीक है, स्पेशल रिलीजन है ना, टैक्स फ्री ऑफ स्पेशल रिलीजन। कर न देने की स्वतंत्रता हमारी कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए। अभी आपने सुना भी होगा कुछ टैक्स में मुक्ति मिलती है। हम लोग ये कहते हैं कि कहीं बहुत सारा पैसा चढ़ जाता है किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, क्या उनके ऊपर टैक्स लग जाता है? करोड़ों रुपया होता है साईं मंदिर के अंदर, उसमें शिरडी साईं मंदिर में, ऐसा सुना होगा आपने। तो क्या उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा? नहीं लगेगा। हम लोग ये कहते हैं कि जैसे कोई बिजली का बिल होता है, कोई मीटर लगता है किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे इत्यादि के अंदर, या कोई पैसा आता है बहुत ज्यादा, कोई फंड आता है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है? नहीं लगेगा। तो ये कर न देने की स्वतंत्रता है हमारी किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि की। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट है हमारा 28, जो इस धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम आर्टिकल है, अनुच्छेद नंबर 28। क्या है 28 में? शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। हाँ, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, हम लोग धार्मिक शिक्षा को पढ़ा सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन शिक्षा संस्थान जो हमारे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं,
उसके अंदर हम लोग रिलीजियस जो हमारी एजुकेशन है उसको हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। कितना टाइम हुआ है पूरा? ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 28 जो हमने ध्यान रखने हैं टोटल। और इसके बाद कौन सी स्वतंत्रता है इसमें, नहीं कौन से अनुच्छेद है हमारा 29 और 30, ये क्या कह रहा है हमें? आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुना होगा आपने, ठीक है। और 28 में क्या है, 29 में क्या है फिर? शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन करना अल्पसंख्यकों को अधिकार है। तो दोनों के दोनों अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। तो कल डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर, या लिखो अभी? चलो ठीक है। आज तो वैसे विवेक सर की क्लास नहीं होगी। हाँ कर दियो इसको, लिखना है तो लिख लो इसको, दो आर्टिकल्स हैं, कंप्लीट करोगे इसको? 15 मिनट नहीं, फिर तो मेरी क्लास का भी टाइम होता है ना, 2 बजे क्लास होती है मेरी। हाँ चलो ठीक है भाई, ये हमने ध्यान रखना है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और आगे हम लोग शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा अल्पसंख्यकों का अपने। वो आर्टिकल हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कल इसमें रिट भी पढ़ाएंगे, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आने वाली जो रिट्स होगी, है ना।